जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर एक साधारण लड़की सबरीना लाल अपनी मरहूम बहन को इंसाफ दिला सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अगर हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में एक नारी आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी बन सकती है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर एक लड़की बछेंद्री पाल प्रकृति को चुनौती देते हुए माउंट एवरेस्ट तक चढ़ सकती है तो कुछ भी हो सकता है। इसी सोच के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं द अनुपम खेर शो कुछ भी हो सकता है में। दोस्तों, जब मैं मुंबई आया था तो मेरा एक ही सपना था कि हिमाचल का सबसे बड़ा एक्टर बनूं। स्ट्रगल करते करते 1.5 साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि किस्मत ने करारा थप्पड़ मारकर मुझे बेहोश कर दिया और जब आंख खुली तो अपने आप को बांद्रा ईस्ट के रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा पाया। मैं बहुत निराश हो गया। और क्यों ना होता, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था, नाट्य कला में गोल्ड मेडलिस्ट था। एक्टर बनना मेरा गुरूर ही नहीं बल्कि मेरा हक था। बहरहाल मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने वापस अपने घर शिमला जाने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन मेरे दादाजी की चिट्ठी आई जिसमें उन्होंने लिखा था, अनुपम, वापस आने का फैसला तुम्हारा है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। उनकी इस बात से मानो मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैं अपने आप को आईने में देखते हुए सोचने लगा कि मैं आज बेरोजगार हूं, बेघर हूं, भूखा हूं, मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, तो इससे ज्यादा मैं क्या भीग सकता हूं, इससे ज्यादा मैं क्या लाचार हो सकता हूं। फिर अचानक मेरे चेहरे पर मुस्कान आई और बड़े अरसे बाद चैन की नींद सो गया। और जब आंख खुली तो मैं बांद्रा वेस्ट के महबूब स्टूडियो में सारांश की शूटिंग कर रहा था। मेरे दादाजी का कहने का अर्थ था कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आपको परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। सिर्फ एक गुण अपने अंदर सहेज के रखिए और वो है धैर्य, यानी पेशेंस। और फिर है ना हमारी फिलॉसफी, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। आज ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच उपस्थित है। इन्होंने जीवन में बहुत परिश्रम किए, बहुत ठोकरें खाई, असफलता और अपमान सहा, लेकिन इन्होंने हिम्मत और धैर्य नहीं छोड़ी। दोस्तों, सच बताऊं तो इनमें मुझे अपना बीता हुआ कल दिखाई देता है, वही जुझारू रवैया और अपने काम के प्रति श्रद्धा। मेरा इनकी तरफ एक बायस भी है, शायद इसलिए क्योंकि ये भी हिमाचल की है। हमारी आज की गेस्ट और वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल, द क्वीन ऑफ आवर हार्ट्स एंड रानी ऑफ हिमाचल, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कंगना रनौत। कंगना जी, कैसी हैं आप? आई एम वेरी गुड सर। अच्छा, क्या महसूस करती हैं जब आपका इंट्रोडक्शन ऐसा देता है एक ऐसा इंसान जिसने 485 फिल्में कर ली हैं? आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने हमेशा ही मुझे इसी इज्जत से, इसी सम्मान से, इसी तरह सराहा है। इवन जब मुझे, जैसा आपने कहा कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल मैं कर रही थी और जब मेरा कोई नाम भी नहीं था, ऐसी कोई बॉडी ऑफ वर्क भी नहीं थी जिसको लेके हम कुछ गर्व महसूस कर सके, आई हैव ऑलवेज गॉट योर सपोर्ट। तो आज मुझे अच्छा लगता है एंड फॉर मी टू बी हियर एंड आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी स्पेशल। मैंने अपने आपके इंट्रोडक्शन में बोला कि मुझे अपना बीता हुआ कल आप में नजर आता है। जी, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि आप बहुत ही बेहतरीन एक्टर माना जाता है आपका और बहुत ही सम्मान है आपका इंडस्ट्री में, और आप भी हिमाचल से आते हैं। तो एक हिमाचल की एक खासियत जो है ना, हमारा दिल बड़ा साफ होता है।
बहुत, क्योंकि आई थिंक पहाड़ी लोगों का ये रहता है कि जो दिल में है वही जबान पे है। बिल्कुल। तो वो एक कोई वो फिल्टर नहीं है कि जो Correct. थॉट है वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादगी होती है वहाँ के लोगों और में। मासूमियत होती है, सादगी, मासूमियत। जब मैं शुरू में अपने पिताजी के साथ माल रोड पे चलता था हिमाचल में, तो मेरे पिताजी को सब लोग नमस्ते करते थे। एंड मेरे पिताजी सिर्फ क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो मैंने कहा, पापा आपको सब लोग नमस्ते क्यों करते हैं? तो बोले, जब मैं बहुत साल पहले यहाँ पर 1953 में आया था तो पहले 6 महीने मैंने सबको नमस्ते किया था, अब पूरी जिंदगी वो मुझे नमस्ते करते हैं। ऐसा That's very nice. किसने आपका नाम किसने रखा था? मेरे दादाजी ने। एक्चुअली इसकी भी एक कहानी है। मेरे जो दादाजी हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं और वो मुंबई में ही काम करते थे अपने दिनों में। तो उनके कोई फ्रेंड थे जो कि विक्रांत शिप, जो बहुत बड़ा शिप था मुंबई में, जी, हाँ। उसके कैप्टन हैं। तो उनकी 2 बेटियां थी जी। कंगना और रंगोली। अच्छा। तो उन्होंने वो नाम सुने हुए थे। तो हाँ। जब मेरी सिस्टर पैदा हुई तो सब काफी खुश थे क्योंकि पहली लड़की थी। तो मेरे दादाजी ने कहा उनका नाम रखिए या तो कंगना या रंगोली। अच्छा। तो उसका नाम रख दिया रंगोली। अच्छा। फिर जब मैं पैदा हुई तो सब इतने खुश नहीं थे क्योंकि फिर से लड़की हुई है। तो मेरे फादर प्रिंसेस डायना के बहुत फैन हैं। अच्छा। तो कहते इसका नाम या तो डायना रखते हैं या अनामिका। तो मेरी मम्मी ने कहा इसका नाम आप कंगना रखिए, नहीं तो कंगना आएगी जरूर, तीसरी भी लड़की होगी। इफ यू नेम तो तीसरी ना आ जाए कहीं, कंगना ना आ जाए फिर कहीं। तो तीसरी आई थी क्या? नहीं। So then they named me कंगना। कंगना आपको, तो फुल स्टॉप हो गया। जी, तो मुझे याद है, they got a son। बहुत मैंने सुना बहुत बड़े परिवार, बहुत अमीर परिवार से हैं आप, मतलब अमीर इन द सेंस, इन द बैकग्राउंड। जी, मुझे मेरे गांव में सब बाबूजी की पोती कहते थे। वो मेरे परदादा को बाबूजी कह के हमेशा सब कहते हैं क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। उसके साथ में वो हमारे एमएलए रह चुके हैं 15 इयर्स। तो जो वहाँ जो गांव है उसमें वो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, टू गेट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनको सभी बहुत इज्जत सम्मान से वहाँ समझा जाता है। आपके परदादा के पास गांधी जी की कुछ चिट्ठियां हैं? जी, हम लोग, आपने पढ़ी हैं वो चिट्ठियां? मैंने पढ़ी हैं। और That's so amazing, कितनी खूबसूरत बात है ये। जो मेरे परदादा जी हैं उनकी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग रह चुकी है क्योंकि अच्छा। वो भी क्लर्क भी रह चुके हैं। उन्होंने क्लर्क से ही, इंग्लिश लोगों के लिए वो पहले क्लर्क थे। फिर उसके बाद उन्होंने एक्चुअली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे हमेशा मेरी इंग्लिश के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि मेरे जो परदादा हैं उनकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट और इतनी फ्लुएंट इंग्लिश। कौन करता है आपको क्रिटिसाइज इंग्लिश के? मुझे किया जाता था, जो कि समझा जा सकता है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल में मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ। मैंने ABCD 5th स्टैंडर्ड में सीखा है। मैंने भी 5th स्टैंडर्ड में सीखा है। मेरे पिताजी ने मुझे एक ही बार चूंटी काटी थी, मतलब मारने के साथ, क्योंकि वो मुझसे स्टेबल की स्पेलिंग पूछ रहे थे। मैं बार बार STABEL बोल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत किस्से हैं अंग्रेजी ना आने के। जीवन की एक जर्नी के बारे में बताइए। आपने इस सब के दौरान अपने घर वालों को बोला कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। जी। ये जज्बा कहाँ से आया? ऐसा नहीं था कि मुझे इतनी क्लैरिटी थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। हाँ। या मुझे मुंबई जाना है। हाँ। कहीं ना कहीं जो मेरे पिताजी करना चाहते थे या नहीं कर पाए बिकॉज रिसोर्सेज की कमी से या उनको सपोर्ट नहीं मिला हो, तो उनकी वो अपेक्षाएं हमसे बहुत हो गई बच्चों से। तो हम बच्चों को बचपन से ही बहुत प्रेशर में रखा गया कि इतने प्रेशर में कि हमें कहीं भी कोई भी देख लेता था, बस तुम पढ़ नहीं रहे। कहीं भी दिखे हम लोग, किसी भी वक्त दिखे, दिन के रात के, पढ़ नहीं हो, तुम पढ़ नहीं रहे, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम पढ़ नहीं रही। तो बस सारा दिन यही होता था। तो और धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ता गया। फिर भी मैं आई वॉज अ वेरी सेंसिटिव किड, आई स्टिल एम। तो मुझे लगता था कि नहीं, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती थी बाकी बच्चों से भी, लेकिन उस तरह का कभी रिस्पॉन्स नहीं मिला। आई थिंक मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जब मैं हॉस्टल गई। हॉस्टल में कहाँ पे? चंडीगढ़, GAV 15। तो एक अलग मेरा वो दिमाग खुला कि पेरेंट्स बहुत प्रेशर डालते हैं। और आई थिंक ये उसी प्रेशर की वजह से एक टाइम ऐसा आया कि बिल्कुल ही आई सेड कि आई डोंट वांट टू स्टडी ओनली। मैंने जब स्कूल जाना बंद कर दिया बिल्कुल ही, तो उन्होंने पता किया कि ये स्कूल नहीं जा रही।
पता लगा? ये स्कूल नहीं जा रही है आजकल। तो मैं उनको कैसे पता लगा? उनको इसलिए पता लगा क्योंकि मैंने हॉस्टल से खुद को बाहर ट्रांसफर कर लिया था। धीरे धीरे आप अपने पत्ते खोल रही हैं। तो मैंने हॉस्टल से मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने पीजी में शिफ्ट कर लिया था। तो उसके बाद में थोड़ा सा आवारापन शुरू हुआ, यहाँ वहाँ जाना, पार्टीज करना, स्कूल नहीं जाना, आर्टिस्ट बनना है उसका भी थोड़ा सा खुमार हो गया, थिएटर करना है, इस मॉडल। दौरान आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी? इस दौरान जिस्म रिलीज हुई थी बिपाशा बासु की। हाँ। हम लोग साथ में काजल लगा के जादू है नशा है हाँ। गाना गा के और जो गेड़ी रूट है चंडीगढ़ में हाँ। उस पे गेड़ियां लगाते थे। वैसे टॉप्स चले थे स्लिट्स वाले, फिर काजल लगा के वो बिपाशा बासु ने जो एकदम वो एक रीडिफाइनिंग स्मोकी आईड हाँ। जो किया था। तो वो सब थोड़ा सा हवा जिसे लगता है ना कि फैशन की हवा लग जाना, तो वैसी हवा लगी हुई थी। तो फिर मेरे पेरेंट्स थोड़े से डिसअपॉइंटेड हुए, पर उस टाइम पे मैं इतनी होपलेस नहीं थी। आई ट्राई टू रीजन कि ऐसा नहीं है कि आप जैसा सोचते हैं डॉक्टर इंजीनियर्स ये सब कुछ नहीं होते हैं, यू नो आई कैन डू दिस एंड दैट, बट माई डैड डिडंट बाय इट एट ऑल। अच्छा। ही सेड कि अगर तुम स्कूल नहीं जाओगी, तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम्हें मेरी तरफ से एक पैसा नहीं मिलेगा। तो पहले तो 5-6 दिन तो ऐसे ही चला। फिर एक दिन मेरे डैड कभी कभी शाम में ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक करने के बाद उन्होंने मुझे धमकाया कि कि तुम हमारे घर के बच्चों को भी गलत इन्फ्लुएंस कर रही हो। मैं भी बिल्कुल वो एकदम हमारा जो एक राजपूतों वाला वो है, तो वो तो बचपन से ही हटी तो थी मैं बिल्कुल ही। तो मैंने कहा ठीक है आप मत करो, नहीं दो मुझे पैसे। फिल्में भी देखते ना पेरेंट्स, हाँ। और फिल्मों से असर हो जाता है कि खबरदार जो तुमने आज के बाद इस घर के बाहर कदम रखा तो। मैंने ये 50 फिल्मों में बोला है डायलॉग। अरे आपका भी बहुत इन्फ्लुएंस है इंडियन पेरेंट्स पे। आप तो हमेशा अपोज करते हैं ना। और वो पूरी जो एक दशक था जहाँ पे माधुरी दीक्षित और ये जो आमिर खान और शाहरुख, सबको किसी को आपने शादियां नहीं करने दी। मगर मैंने बहुत सारी फिल्मों में, जैसे कुछ कुछ होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल है कि मानता नहीं, उसमें तो मेरे जैसा बाप कोई था नहीं। हाँ। अच्छा, फिर फाइनल कन्फ्रंटेशन कब हुआ आपका? तो ऐसा नहीं है, बच्चे जब शेखियां भी मारते हैं ना, बच्चे बहुत चालाक होते हैं एक्चुअली। तो उनके पास पूरा फुल प्रूफ प्लान होता है, तभी वो पेरेंट्स को एटीट्यूड देते हैं। आई एग्री विद यू। तो उनको लगा कि ये तो सुबह रो रो के आएगी और माफी मांगेगी। तो मैं तो सुबह अपने बैग्स पैक करके दिल्ली चली गई। तो मैं वहां पे गई तो चंडीगढ़ में पीजी में रह के मुझे इतना पता चल गया था कि कैसे पोर्टफोलियो बनवाना है, स्मॉल टाइम जो मनी है, आइसक्रीम की एड में पीछे खड़े हो जाओ, 5-6 हज़ार रुपए मिल जाते हैं या कुछ हो जाओ। तो इतना तो मुझे था ही पता कि रेंट और ये तो मैं अपना आराम से कर ही सकती हूँ। पर आप घर बता के निकली थी या चली गई थी? नहीं, मैं बता के निकली थी। और रोका नहीं किसी ने? मुझे रोका सबने। मेरी मॉम रो रही थी और मेरे डैड मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मेरे दादा ने कहा कि तो थी नालायक, मेरे से सबको ये कहा था। इसने तो ऐसे ही करना था। तो उस तरह से डिफरेंट उसमें। और मैंने कहा कि मुझे तो जाना ही है। दिल्ली में मैंने कई चीजें करना शुरू की, जैसे कि एक एलिट करके मॉडलिंग एजेंसी है, वहां पे मैंने अपने कुछ पिक्चर्स दिए जो कितने अच्छे नहीं थे। फिर उन्होंने मेरे पिक्चर्स करवाए। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे कर्ली बाल हैं, कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कर्ली बालों की, तो हम तुम्हें भेज दिया करेंगे, ऐसा वैसा। लेकिन वहां भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन अब इस टाइम पे जो मेरे जो मानसिक स्थिति थी, आई थिंक वो ये थी कि सच में ही आई हैव डन द वर्स्ट थिंग। और अब मेरी ये सिचुएशन है कि मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ। और ये सब आप सिर्फ 16 साल की थी तब? हाँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे निकल के 6 महीने मैंने ये सब टाइम पास किया। और एक बड़े गट्स थे, मानना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। और उस टाइम पे आई थिंक ये गट्स के करके मुझे ना थोड़ा सा उसमें भी वो सबसे वर्स्ट पीरियड था मेरे लाइफ का। बट आई थिंक उस टाइम तक मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि आई एम अ लूजर। उस टाइम पे 6-7 महीनों में मेरे को रियलिटी चेक हो गया था काफी ज्यादा। और मेरे मम्मी पापा को भी लोगों ने इस तरह से बातें करना शुरू कर दिया था कि इनकी लड़की भाग गई है। सोसाइटी ने बायकॉट कर दिया था, जो उनकी अपनी सोसाइटी थी। फिर एक दिन ऐसे मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ में दिल्ली घूमते घूमते इंडिया हैबिटेट सेंटर चले गए। तो वहाँ पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ था एक्टिंग वर्कशॉप। वहाँ पे वर्कशॉप हो रही थी
तो मैं वहाँ पे गई और फर्स्ट डे से मुझे जो भी अरविंद गौड़ करके हैं स्मिता ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा अच्छा अब ये सब ये कैरेक्टर करेंगे। तो मैंने वो कैरेक्टर कर दिया, जैसे कुछ का भिखारी करेंगे, अब सब ये बनेंगे, अब सब जो बेसिक लेवल की जो वर्कशॉप होती है करते। तो उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, आगे आ जाओ। तो मैं आगे आ गई, तो मुझे कहा तो अब तुम इन सबको ये लिस्ट में जो भी है वो सब करवाओ। तो मैंने सोचा इतना मुझे इम्पोर्टेंस मिल रहा है, मैं तो आते क्लास में मॉनिटर बन गई यहाँ पे। तो उस टाइम पे मुझे वो एक होता ना एक फेवरेट प्लेस बन जाना तुम्हारा, कि उस एकदम लूजर फेज से मुझे ऐसा होने लग गया कि मैं अब कब मैं एक्टिंग वर्कशॉप पे जाऊं। तो मुझे वहां पे बहुत ही एक सुकून मिलता था। तो फिर उसके लिए मैं काफी रेगुलर हो गई। 5-6 महीने पे इनफैक्ट मुझे बैक स्टेज पे रखा गया। फिर लास्ट मिनट पे एक कोई एक्टर नहीं आया, मेल एक्टर कोई नहीं आया, तो फिर से वो मेरे गुरु ने तुम इसको मुझे लगा दो। तो मुझे 6 महीने में स्टेज पे भेज दिया, जबकि तो आपका पहला रोल एक मर्द का था, मुझे लगा के मर्द का था। आई थिंक माधवी करके प्ले का नाम था, माधवी। और कहीं ना कहीं आपको ना जिंदगी में लोग ऐसे मिलते हैं फरिश्तों की तरह, जो कि आपको एक तरह से रास्ता दिखा देते हैं। आई थिंक अरविंद सर उनमें से एक है। तो फिर बट इस दौरान, इस उम्र में यू वर नॉट इंटरेस्टेड इन बॉयज, लड़कों में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, या था कोई आपका? नहीं, इस टाइम पे मुझे लड़कों में इंटरेस्ट था जब मैं स्कूल में थी और पेरेंट्स से मनी मिलती थी और ये वो, तो उस टाइम पे था। लेकिन इस टाइम पे मेरे क्राइसिस थोड़े ज्यादा अच्छा बिगर लेवल पे थे। तो उस टाइम पे मैं काफी डिप्रेस्ड और काफी ऐसे इन चीजों में मुझे बिल्कुल एक तरह से रुचि खत्म ही हो गई थी। और तो इस दौरान कब आपने डिसाइड किया कि मैं बॉम्बे आती हूँ? एक्चुअली मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं बॉम्बे आती हूँ। मुझे एलीट मॉडलिंग एजेंसी ने ही बॉम्बे भेजा। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसकी ऑडिशन के लिए, और एक कोई साड़ी का कैटलॉग था उसके लिए। तो उन्होंने मुझे भेजा था 1-2 दिन के लिए। उसके बाद मैं फिर वापस नहीं गई, मुझे फोन करते रह गए। वो यहीं रुक गई? जी, तो मैंने सोचा यहाँ पे फिल्मों के ऑडिशन बहुत होते हैं, तो यहाँ पे ही रहना चाहिए, कम से कम 1 महीना तो रहना चाहिए और फिल्मों के ऑडिशंस करने चाहिए। वहाँ पे 10-15 लड़कियां बैठी थी, तो एक एजेंट भी मुझे मिल गया। तो उस एजेंट ने मुझे महेश भट्ट के ऑफिस में लेके गया। तो वहाँ पे मैं उस टाइम में मोहित सूरी को वो मीटिंग याद नहीं है, लेकिन मैं उससे मिली हुई हूँ। तो कहते मोहित सूरी मर्डर का डायरेक्टर है, वो भी एक फिल्म बनाएगा, अनुराग बासु नाम है उसका। तो अनुराग ने कैसे आपको? फिर उसको मेरे पिक्चर्स मिले, और पिक्चर्स मिलने के बाद उसने मुझे बुलाया, मेरा ऑडिशन किया, अनुराग ने ऑडिशन किया। एंड उसके बाद उन्होंने, भट्ट साहब ने देखा, तो भट्ट साहब ने कहा कि ये लड़की तो बहुत छोटी है, ये लड़की तो 17-18 साल की है, और जो हमारी फिल्म में जो लड़की है वो तो, उसका तो बच्चा भी है 7-8 साल का, उसके पीछे पास्ट है, कम से कम 28-29 साल की तो वो होनी चाहिए। इस बात पे उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर बीच में मैंने सुना कि वो लोग उन लोगों ने ये फिल्म देखी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, शाइनी आहूजा और चित्रांगदा की। तो उन्होंने शाइनी को साइन कर लिया और चित्रांगना को साइन करना चाहते थे। उनको लगा कि वो उस रोल के लिए ठीक है, तो वो बात वहीं पे खत्म हो गई। फिर 1-2 महीनों बाद अनुराग का फिर से डेस्परेटली फोन आया, कहता हम लोगों को तो आउटडोर पे जाना है और चित्रांगदा का तो फोन ही नहीं लग रहा है। आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन शी डिसाइडेड टू क्विट मूवीज। तो कहता कि तो चलो तुमको ही अभी तुम्हारे को कुछ थोड़ा एज वेज मेकअप करेंगे और तुम्ही को दिखाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। सो देन दैट्स हाउ आई गॉट गैंगस्टर। फैंटास्टिक। Yeah. That's why we say कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। How wonderful. तो अभी आपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे फिल्म मिल गई? घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, फिल्म मिल गई। अब वो और भी दुखी हो गए। मैंने सोचा उनको कुछ तसल्ली मिलेगी, लेकिन वो और भी दुखी हो गए और कहते किसकी फिल्म मिली है? मैंने कहा जिसने मर्डर बनाई थी। अच्छा, तो कहते तो तुमसे भी वैसे सीन करवाएंगे? तो मैंने कहा नहीं वैसे सीन ही नहीं है, वैसी फिल्म ही नहीं है और बिल्कुल अलग फिल्म है, गैंगस्टर की कहानी है और ये वो। मैंने कहते तो हीरो कौन है?
मैंने कहा हीरो इमरान हाशमी। तो बेचारों के उनके तो उनके हाथ से फोन छूट गया ऑलमोस्ट। तो फिर तो मेरे डैडी बिल्कुल ही वो कहते हैं ना हताश हो गए हताश हो कि गए। अब तो कोई उम्मीद नहीं है। तो मैंने उनको बताने की कोशिश की कि देखो वैसी फिल्म नहीं है और ये अलग किस्म का रोल है और अलग किस्म, लेकिन वो कहाँ समझे। तू वापस आ जा, तू ऐसा मत कर, और तुम इतनी छोटी हो। फिर मेरे डैड ने मुझे धमकाया कि तुम अभी माइनर हो, मैं आता हूँ वहां पे तुम्हारे सब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कराता हूँ मैं, तुम कैसे अपनी मर्जी से कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हो, ये वो। फिर मैंने अपनी मॉम से बात की, मैंने कहा उनको बोलिए कि थोड़ा सा तो शर्म करें, मुश्किल से फिल्म मिली है। कंगना जी, इस पूरे दौरान जब आप बॉम्बे में 2005 से 2008 तक, आपकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी? मतलब आपको किस चीज ने बरकरार रखा कि मैं कुछ ना कुछ करती चली जाऊंगी? आई थिंक कई एलिमेंट्स होते हैं। एक टाइम पे कुछ लोग थे जो, कई बार इस तरह से अपोनेंट्स भी होते हैं जो कि आपको नहीं चाहते हैं आप सक्सेसफुल हो। वो भी आपका ड्राइविंग फोर्स बन सकते हैं कि आप चाहते हो कि हम गिर जाएं, अब तो हम नहीं गिरेंगे। फिर कुछ पेरेंट्स भी हो जाते हैं या आपके खुद के घर वाले भी हो जाते हैं जो आपके पेरेंट्स को सताते हैं या कुछ। तो कई तरह से आई थिंक नेगेटिव जो लोग रहते हैं वो आपको बहुत अच्छे से इंस्पायर कर सकते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे। यू आर सो राइट। मेरे स्ट्रगल के जमाने में मैं कभी भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स के साथ नहीं बैठता था, क्योंकि उनके अंदर मुझे एक ऐसा लगता था कि मैं कंफर्टेबल होता जा रहा हूँ। रोज शाम को मिलते हैं, कोई बोलता था मैं 5 साल से काम ढूंढ रहा हूँ, कोई बोलता था मैं 7 साल से काम ढूंढ रहा हूँ, और मुझे मेरा फ्लैश फॉरवर्ड गया कि एक दिन मैं भी बैठा हुआ बोल रहा हूँ कि मैं 8 साल से काम ढूंढ रहा हूँ। तो मैं बीच पर, सड़कों पर, प्लेटफॉर्म पे अकेला बैठा रहता था और वो मेरा ड्राइविंग फोर्स था। जी। फिर फैशन आई। जी, फिर फैशन आई। उसमें आपने, मैंने जब वो फिल्म देखी थी, मैं बहुत किस बात से बहुत फैसिनेटेड हुआ था कि आपने मॉडल की तरह चलना बड़ा अच्छा सीखा था। बाकी तो एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। हाउ डिड यू ट्रेन दैट वॉक एंड बी अ